हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम मार्क्सवादी सेकंड थिंकर को पढ़ेंगे जो कि AR देसाई है। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 1915 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1994 में। ठीक है, तो इनका जो जन्म मरण का चक्र है जिसको हम देख रहे हैं, तो इससे भी ये प्रतीत होता है कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन जब चल रहा था, जब औपनिवेशिक शासन के शोषण जो है वो चरमोत्कर्ष पर थे, तब वो चीज़ें ये देख रहे थे और समाज का उसमें ये निरीक्षण कर रहे थे। ठीक है, तो इन अपने विचारों से ये समाज को प्रभावित करते थे और समाज के विचारों से ये प्रभावित होकर गहन अध्ययन इन्होंने किया हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रवाद को इन्होंने देखा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन को देखा हुआ है और देश की आज़ादी को देखा हुआ है। ठीक है, तो इनके सारे विचारों में राष्ट्रवाद झलकेगा, आपको साम्यवाद झलकेगा, औपनिवेशिक शासन के प्रति द्वंद्व झलकेगा। ठीक है, वो विरोध करते हैं। फिर देखिए, इनका जो नाम है वो पूरा नाम है अक्षय रमनलाल देसाई, जो कि भारत के प्रख्यात मार्क्सवादी थे। इन्होंने राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास, राज्य, श्रमिक ग्रामीण समाज, जातिगत ढांचा और आधुनिकता जैसे विषयों पर गहन लेखन किया है। ठीक है, इन्होंने देखिए राष्ट्रवाद में क्या औपनिवेशिक शासन के पहले राष्ट्रवाद था नहीं और औपनिवेशिक शासन के बाद भी राष्ट्रवाद नहीं था। राष्ट्रवाद कब जन्मा? जब पढ़े लिखे लोगों का समूह हुआ, जो कि मैंने DP मुखर्जी के वीडियो में बताया हुआ था कि जब अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई तो कुछ लोग ऐसे हुए जो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किए और वो क्या किए, ग्रामीण समाज से दूरी बनाकर रखने लगे। फिर एक समय ऐसा आया कि जब वो ब्रिटिश नीतियों को समझे और उन्हें लगा कि नहीं, भारत का तो शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोगों को खड़ा किया। ठीक है, तो यही बात उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का विकास पहले नहीं हुआ था, ये उस समय हुआ जब पढ़े लिखे लोगों का एक समूह उपजा जो कि मध्यम वर्ग था और लोगों को जागरूक करना शुरू किया। तो उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास के 5 चरण भी बताए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आगे पूरा मेंशन किया हुआ है अच्छे से। आर्थिक विकास के बारे में उन्होंने बताया कि जब देश में औपनिवेशिक शासन था तब कैसा था, विकास क्या था, आर्थिक विकास कैसा था, किस प्रकार की उत्पादन पद्धति थी और औपनिवेशिक शासन के बाद पद्धतियों में क्या क्या चेंज हुआ, कौन कौन से वर्ग बने, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, ये बात बताई है उन्होंने। फिर देखिए, श्रमिक जो है श्रमिक ग्रामीण समाज के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि जब औपनिवेशिक शासन था तब श्रमिक कैसा था, औपनिवेशिक शासन के बाद श्रमिक कैसा हुआ और जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब कैसा था श्रमिक का जीवन। तो ये सारी बातें इन्होंने बताई हुई है। जातिगत ढांचा की बात उन्होंने की है, यानी कि जाति जो है उसी के आधार पर जो कार्य होते थे। जैसे कि पहले जो था वो मुद्रा व्यवस्था नहीं चलती थी, तो जातिगत आधार पर ही आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। ठीक है, जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा और जो लोहार है वो लोहे की चीज़ें बनाएगा। ठीक है, और इसी तरह से और भी जो जातियाँ थी वो अलग अलग चीज़ें निर्मित करते थे और लोग उनसे लेते थे। ठीक, इस तरह से जाति व्यवस्था के आधार पर समाज चलता था, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है। फिर देखिए, आधुनिकता जैसे विषयों पर इन्होंने लिखा हुआ है। आधुनिकता कैसे आई? जब ब्रिटिशर्स को आवश्यकता हुई कि हमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है और इस तरह से प्रशासन नहीं चल पाएगा। जब तक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग नहीं आएंगे तब तक प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, संचार के साधन जब तक नहीं बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रशासन की सुविधा के लिए ही अच्छे अच्छे स्कूल खोले। ठीक है, कई गिरजाघर उन्होंने खोले हुए हैं। उसके बाद सड़कें निर्माण कराई उन्होंने, संचार के साधनों का विकास कराया। ठीक है, तो ये इसके बाद जो आधुनिकता आई इसके बारे में उन्होंने बताया कि आधुनिकता ने भारत को कैसे प्रभावित किया और इससे कौन कौन से नुकसान हुए, कौन कौन से फ़ायदे हुए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने GS घुरिये के निर्देशन में PhD की थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि GS घुरिये जी जो थे वो इनके गुरु थे। उन्होंने देखिए अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में लिखा था उन्होंने, और इसमें उन्होंने ब्रिटिश कालीन समाज की प्रकृति और सामंती ढांचे का वर्णन किया। यानी ब्रिटिश काल में समाज कैसा था, सामंतवाद कैसे उभरा और जमींदारों की क्या स्थिति थी, कृषकों की क्या स्थिति थी। इस पुस्तक में उन्होंने ये सारी बातें बताई हुई हैं। फिर एक पुस्तक है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म, 1960 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक नीतियों की चर्चा की कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। ठीक है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान जैसा अलग देश बन चुका था, काफ़ी भूभाग पाकिस्तान में चला गया था, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस भूभाग पर ही केवल पैदा होती थी, वो पाकिस्तान के पास थी। भारत के पास से बहुत बड़ा संसाधन छीन चुका था। ठीक है, इसके अलावा
तमाम प्रकार के दंगे हो रहे थे, उससे भी राष्ट्र का नुकसान हो रहा था। ठीक है, और इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे वो 200 सालों तक भारत की चीज़ों का दोहन करते चले गए। उन्होंने कोहिनूर हीरा ले लिया और इस तरह से उन्होंने सोने की कई खदानें और हीरे की कई खदानें उन्होंने पूरा लंदन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया उसको। ठीक है, वो उसमें से जो भी चीज़ें निकली वो लेकर चले गए। इसके अलावा मुग़लों का जो शासन था, आपने देखा ही होगा कितना शोषण हुआ, कितनी बार आक्रमण हुए, कितनी चीज़ें जो है लाद के लेकर चले गए वो लोग, सोने चांदी। ठीक है, और लगान देते देते जो कृषक था वो आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुका था। तो भारत की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। तो उस आर्थिक स्थिति से भारत को मजबूत आर्थिक स्थिति तक ले जाने में कौन कौन सी नीतियाँ बनी, इसका वर्णन उन्होंने इस पुस्तक में किया हुआ है। फिर देखिए, रूरल ट्रांजिशन इन इंडिया 1961 में ये पुस्तक लिखी गई थी और इसी पुस्तक में उन्होंने शहरी क्षेत्र के असमानता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया। यानी जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे जो असमानता के बीज उत्पन्न हुए। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई वर्ग नहीं था, वहाँ पे कृषक वर्ग था, फिर साहूकार वर्ग था, इसी प्रकार के ज़मीन से जुड़े हुए वर्ग थे। लेकिन जो शहरी क्षेत्र था, जहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ, जहाँ पे उद्योग लगे, जहाँ पे विकास हुआ, तेज़ी से संचार हुआ, सड़कें बनी, तो वहाँ पे विविधता बहुत तेज़ी से फैली। ठीक है, क्योंकि रूढ़िवादिता ख़त्म हो चुकी थी, तो आधुनिकता के संचार के द्वारा वहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा थी। इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में बताया हुआ है। फिर देखिए, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा एक और पुस्तक थी, अग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये पुस्तक 1986 में लिखी गई थी। यह उस दौर के सामाजिक आंदोलन, कृषक सामाजिक स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए, ये उस समय कैसे किसानों की क्या स्थिति थी, कौन कौन से आंदोलन चले, कैसे चले, ये सारी बातें उन्होंने बताई हुई है, जिसमें औपनिवेशिक दौर और स्वतंत्रता के बाद कृषक आंदोलन की विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें बताई गई कि कृषकों की स्थिति कैसी थी, औपनिवेशिक शासन कैसा था, ठीक है, वहाँ का माहौल उस समय कैसा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस पुस्तक में देखिए, ए आर देसाई ने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो दिया हुआ है, तो मार्क्सवाद का मतलब क्या है? जब किसी चीज़ की हम आलोचना करते हैं तो उसको उसका विरोध करते हैं तो द्वंद्व होता है वो। ठीक है, जिस तरह से डीपी मुखर्जी ने पश्चिमी परंपरा और भारतीय परंपरा के बीच द्वंद्व की बात की कि जब अंग्रेज़ थे तब तो ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो परंपरा हम पर थोपी जा रही है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने भी बोली है कि जब अंग्रेज़ थे तो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंग्रेजी भाषा में सब चीज़ें होती थी। ठीक है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, ये भी ठीक है, लेकिन उनके जाने के बाद भी वही सब चीज़ें क्यों लागू हैं? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, बहुत से ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ लोग अपने लोगों के शोषण के लिए, यानी भारतीय लोगों के शोषण के लिए बनाए थे, वो आज भी हैं। ठीक है, जेलों में कैदियों को पूरी तरह से नंगा किया जाता है और उनके शरीर के जो चिन्ह होते हैं उसको लिखा जाता है। तो इसके पीछे अंग्रेज़ों का जो मूल मोटिव था वो ये था कि भारतीयों को बेइज्जत किया जाए। ठीक है, उनका इंसल्ट किया जाए, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी ही जेलों में जाते थे। ठीक, आज भी वो कानून बना हुआ है, आज भी ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रेप होता है, रेप में अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था क्योंकि उस समय जो सैनिक होते थे बहुत ज़्यादा ये रेप वगैरह करते थे, इसी के कारण पर्दा प्रथा बनानी पड़ी थी। तो उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि जिसके साथ रेप होगा वो खुद जाकर न्यायालय में इस बात को साबित करेगा कि उसके साथ रेप हुआ है। ठीक है, तो ये कठोर कानून बनाया था कि एक तो जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, जो सदमे में है, वो खुद जाकर साबित करे। ये कानून आज भी बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से कानून हैं जो कि अंग्रेज़ों के शासन के समय बने हुए थे और उन्होंने शोषण के लिए बनाया था, वो आज भी बने हुए हैं। ऐसे लाखों कानून हैं। ठीक है, तो यही बात ए आर देसाई ने कहा कि जब वो थे उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई, लेकिन उनके जाने के बाद हमारा जो देशी भारत है, हमारा जो परंपरागत भारत है, वो तो वही है। तो हमें अपने चीज़ों में चेंज लाना चाहिए अपने सभ्यता के हिसाब से। इसका उन्होंने विरोध किया। फिर देखिए, भारत में समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ जो हैं, कार्यशैली है, ये पाश्चात्य से ली गई है। आज भी जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जो बाबू क्लर्क वगैरह का जो पोस्ट है, ये अंग्रेज़ों ने ही बनाया था। ठीक है, ये आज भी चल रहा है। जो हमारे कार्य की शैली है वो पाश्चात्य ढंग से ही ली गई है। आज भी बहुत से घरों में कुर्सी और मेज़ लगाकर खाना खाया जाता है, मैक्सिमम घरों में होता है। ठीक है, पहले हमारे देश में तो ऐसा नहीं था, वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं लोग। ठीक है, आज भी लोग कांटे चम्मच से खाना खाते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल हाथ पैर धोकर ज़मीन पर बैठिए और पत्तल बिछा के उस पर खाना खाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध। यानी उस ढंग से यदि कोई खाना खाता है तो उसको बीमारियाँ होने के चांस बहुत कम होते हैं।
तो हमारे यहाँ की परंपरा उनकी परंपरा बिल्कुल चेंज है, लेकिन आज भी ज़्यादातर लोग क्या है वो पश्चिमी परंपरा को अपना रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अंग्रेज अपने साथ आए, उनके जाने के बाद चीज़ों में चेंज नहीं हुआ भारतीय सभ्यता के हिसाब से, जिसका वो विरोध करते हैं। इन्होंने एक और बात कही कि जो प्रत्यक्षवाद है, सांख्यिकी पद्धति है, ठीक है, जो मात्रात्मक अनुसंधान का मेथड है, ठीक है, ये क्या है, ये सही नहीं है भारतीय समाज के अध्ययन के लिए, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो बिल्कुल गहराई में यदि जाएंगे तो भी इसमें कई परतें निकलती चली जाएंगी, सभ्यता में भी सभ्यता छिपी हुई है, और यहाँ पे स्थान स्थान के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। यानी कि आप 2 किलोमीटर दूर चले जाइए तो आपको वहाँ काफ़ी चीज़ें चेंज मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे बोलने का थोड़ा सा तरीका चेंज मिलेगा आपको, सभ्यताएं वहाँ पे चेंज मिलेगी आपको। तो भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही भाषा और सभ्यता और संस्कृति उत्सव चेंज हो जाते हैं, गांव गांव के हिसाब से उत्सव अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें समझने के लिए प्रत्यक्षवाद और सांख्यिकी पद्धति को नहीं सही माना जा सकता। यहाँ पे वही लोग अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से जो भारतीय लोगों के बीच रहकर उनकी चीज़ों को जानते हुए गहराई में परतों को खोल सके वो जाकर, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने भारतीय समाज के मूल्यांकन के 27 आधार बताए, जिसको ध्यान में रखकर ही भारतीय समाज के बारे में अच्छे से अध्ययन किया जा सकता है। तो इन 27 आधारों में उन्होंने ये बताया कि भारत की भाषा आनी चाहिए, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ की भाषा आप जानिए, वहाँ पर रखकर उनके स्थान पर रखकर अपने आप को देखिए, ठीक है। किसी भी सभ्यता का मूल्यांकन सांस्कृतिक सापेक्षवाद के आधार पर कीजिए, वो वहाँ पे अपनी जो संस्कृति है उसको मत थोपिए, अपने चश्मे से मत देखिए। ये सारी चीज़ें हैं कि 27 आधार उन्होंने बताया कि ये 27 आधार फिट करेंगे तभी भारतीय समाज का अध्ययन किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि भारतीय समाज सबसे यूनिक है, ठीक है। तो ये उन्होंने द्वंद्व की बात की। देखिए उन्होंने मूल्य निरपेक्षता और प्रत्यक्षवाद का विरोध किया। तो ये प्रश्न यदि आता है कि मूल्य निरपेक्षता और प्रत्यक्षवाद का विरोध किसने किया, तो AR देसाई, DP मुखर्जी दोनों हैं, ठीक है, और रामकृष्ण मुखर्जी का भी हम आगे देखेंगे। इनका देखिए इन्होंने विरोध क्यों किया, क्योंकि ये मानते थे कि जो प्रत्यक्षवादी पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है, उसमें हम नाप तोल करके चीज़ों का अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर छिपे हुए अर्थ है, जो गहराई में छिपे हुए अर्थ है, देखिए DP मुखर्जी ने भी यही बात बोली है, यही बात ये भी बोल रहे हैं, उसको हम नहीं समझ सकते। इसलिए भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अलग ही पद्धति की ज़रूरत है। इन्होंने दर्शन और राजनीतिक विचारधारा के रूप में मार्क्सवादी सामाजिक बताया कि जो दर्शन है और राजनीतिक विचारधारा के रूप में एक जो मार्क्सवाद है, ये सामाजिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का तरीका है। यानी मार्क्सवाद जो है ये कोई राजनीतिक विचारधारा केवल नहीं है, बल्कि जो समाज में सामाजिक शोषण हो रहा है, जो निचले तबके का उचले तबके द्वारा शोषण हो रहा है, उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात करता है मार्क्सवाद। तो जो लोग मार्क्सवाद को जानते हैं, मार्क्स को पढ़े हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ठीक है, और पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करके साम्यवादी विचारधारा की स्थापना का इन्होंने जरिया बताया। इन्होंने कहा कि देखिए मार्क्सवाद जानना सबको ज़रूरी है, मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अध्ययन करना ज़रूरी है, और मार्क्सवाद क्या करता है, वो लोगों को शोषण से लड़ने की क्षमता देता है, ठीक है, लोगों को शोषण से लड़ना सिखाता है। और उन्होंने कहा कि केवल मार्क्सवादी नहीं बल्कि उनकी बताई हुई साम्यवादी विचारधारा के हिसाब से शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सभी कुछ साम्यवादी विचारधारा के आधार पर क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। यदि साम्यवाद आ गया, यदि साम्यवाद की स्थापना हो गई, साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई, तो कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। ये बात AR देसाई ने बोला है, आप याद रखिएगा। कोटेशन भी ऐसा आ सकता है कि किसने कहा कि साम्यवाद की स्थापना से जो है भारत में जो है शांति आ जाएगी, सुख समृद्धि आ जाएगी और लोगों में संघर्ष खत्म हो जाएगा। ये बात AR देसाई ने कहा है, ठीक है। इसी आधार पर इनका खंडन भी होता है, वो आगे में इनकी आलोचना में देख लेते हैं। इन्होंने देखिए राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार दिए, सबसे इम्पोर्टेंट इनका राष्ट्रवाद का विचार है, और इसके अलावा मार्क्सवादी विचार जो है, फिर पुस्तकें हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कोटेशन है, जो देखिए मैंने बताया हुआ है वही थीम कोटेशन में होगी, क्योंकि कोटेशन जो है ऐसा नहीं कि हो सकता है कि जो थिंकर है उसने जो लिखा हुआ है उसके विचार को भी कोटेशन बना के दे दिया जाता है कि ये विचार किसका है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बातें बोली जा रही हैं ये एक एक वर्ड इसमें कीवर्ड है, एग्जाम में आ सकता है। फिर देखिए राष्ट्रवाद संबंधी जिन्होंने जो विचार दिया हुआ है, इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करके भारत में ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता तक विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या की है, राष्ट्रवाद के उदय को दर्शाया है। इन्होंने देखिए जब अंग्रेज आए तब से लेकर क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे राष्ट्रवाद विकास हुआ राष्ट्रवाद का, ये चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं। इन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नई नई तकनीकी, परिवहन, संचार
के साधनों को विकसित किया गया। सभी व्यवस्थाओं के विकास के पीछे सैन्य और आर्थिक कारण थे। यानी अंग्रेज जो यहाँ पे विकास किए उसके पीछे उनका ऐसा नहीं कि बहुत भला चाहते थे हमारा, वो सैन्य और आर्थिक विकास के लिए ऐसा किए। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जर्मनी ने इस पर रोक लगा दी थी कि भारत से कोई भी जो वो है शिप है वो बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई शिप भारत में नहीं आएगा। ठीक है, लंदन ब्रिटेन में भी उन्होंने ये रोक लगा दी थी कि वहाँ से कोई शिप दूसरे देश में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर क्या हुआ, इनका शासन नहीं चल पा रहा था। ब्रिटिश शासक जो थे इनका शासन ठीक से चल नहीं रहा था, तो उसी समय इन्होंने औद्योगिकरण को स्थापित किया। ठीक है, तो इनकी मजबूरी थी ये सब चीज़ें करना जो आज विकसित हो चुका है, ये उनकी मजबूरी थी। उन्होंने देखिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की भी स्थापना की। शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर भारतीय लिपिक, वकील, डॉक्टर आदि हुए। तो देखिए इनके आने के पहले केवल मजदूरों में जो श्रमिक वर्ग होते थे और इसके अलावा एक और वर्ग होता था जमींदार वर्ग। ठीक है, इसके अलावा और कोई वर्ग होता ही नहीं था। जातियों के आधार पर लोग बटे थे लेकिन वर्ग नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हुए लोगों का एक हुजूम पैदा हुआ तो उसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक, इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे वर्ग, उसमें उपवर्ग और उपवर्ग में भी उपवर्ग पैदा हुए। ठीक है, तो इनके आने के बाद वर्गों का बहुत उदय हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग जो हुए, जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील वगैरह हुए, जो और भी ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पे हुए, तो इन बुद्धिजीवियों के वर्ग ने क्या किया, और राजनेताओं मतलब जैसे गांधी जी थे और नेहरू थे, इसी तरह से और भी लोग थे, उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि ब्रिटिश शासक जो है वो हमारा भला नहीं कर रहा है, वो हमारा नुकसान कर रहा है, हमारे देश के संसाधनों का दोहन कर रहा है और हमें बर्बाद कर रहा है। ठीक है, लोगों को जा जाकर ये चीज़ बताई गई और आम जनता को संघर्ष से जोड़ा गया, आंदोलन से जोड़ा गया। और सब लोग जब इकट्ठा हुए तो ब्रिटिश शासक के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि सबके साथ वो लड़ सके, सबके वार का वो जवाब दे सके। तो उनकी मजबूरी थी वो छोड़कर जाना, तो चले गए वो। ठीक है, तो देश आज़ाद हुआ। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास के 5 चरण बताए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं इसको हम शार्ट में देखेंगे। उन्होंने राष्ट्रवाद के विकास के 5 चरण बताए। पहला चरण है 1985 तक। ठीक है, कभी कभी देखिए जब टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो चरण भी पूछ लेता है कि थर्ड चरण जो है वो कब तक था, सेकंड चरण तक कब तक था, या फिर थर्ड चरण में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती है। प्रथम चरण में क्या हुआ, सामाजिक सुधारों की पहल शुरू हुई। ठीक है, तो ये प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक सुधार किस चरण में प्रारंभ हुआ, किसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ, तो प्रथम चरण। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय तृतीय चरण के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो सामाजिक सुधार में जैसे सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, बाल विवाह हो गया, इन सब चीज़ों के विरुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अमानवीय है। ठीक है, फिर देखिए द्वितीय चरण में क्या हुआ, 1885 से लेकर 1905, ठीक है, 1905 तक ये चरण चला था। इसमें क्या हुआ, नरमपंथियों का काल था ये, जो मानते थे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत में विकास होगा। ठीक है, ये नरमपंथियों का काल था जिसमें गांधी जी वगैरह आते थे। और गांधी जी के गुरु कौन थे याद नहीं आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये तो ऐसे इस प्रकार के जो नेता थे वो मानते थे कि जो ब्रिटिश शासक है वो हमारे विकास के लिए है, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब उनका हृदय परिवर्तित होगा और वो हमारे कल्याण के लिए कार्य करेंगे। तो ये चीज़ें गांधी जी मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो नरम दल के नेता थे, ये वो लोग मानते थे कि ब्रिटिश शासन हमारे देश का कल्याण करेगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा चरण 1905 से 1918 तक ये चला था। इसमें चरमपंथियों का काल आया। यानी नरमपंथी तो मानते थे कि हाँ ब्रिटिशर्स जो है वो खुद ही परिवर्तित होंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर जब ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी समय तक ब्रिटिशर्स जो है वो शोषण करते रहे, तो चरमपंथियों का काल आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने चुनौती देना शुरू किया। फिर उन्होंने लड़ना शुरू किया, हिंसक साधनों का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, जिसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, कई लोग मरे, बहुत लोग को फांसी हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई सबकी। तो ये तीसरा चरण जो था इसमें गरम दल का जो कार्य था उसको इसमें सम्मिलित किया गया। फिर देखिए चौथा चरण 1918 से 1934 तक। इसमें देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था क्योंकि इस चरण में आंदोलन से आम जनता भी जुड़ गई। ठीक है, पहले तो तीसरे चरण में नरम दल जो है वो आंदोलन करना शुरू किया, उसने हिंसा शुरू की। और चौथे चरण में आकर क्या हुआ
कि आम जनता जो थी वो भी इनके साथ शुरू हो गया। महिलाएं जो थी वो भूमिगत क्षेत्रों में छुपे हुए लोगों को भोजन वगैरह उपलब्ध कराती थी, ठीक है। बच्चे भी जुड़ गए कुछ कार्य करने के लिए, और इसके अलावा घर घर में क्रांतिकारी हो गए, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चरण था और अंग्रेज़ों के भगाने में इस चरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर देखिए 5वें चरण में क्या है, 1934 से 1939 तक ये चरण चला था। इसमें उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को गति प्रदान की, यानी लोकतांत्रिक हो गया सब कुछ, बिल्कुल निचले तबके तक जो है आंदोलन पहुंच चुका था और पूरा देशव्यापी आंदोलन हो चुका था। लोग असहयोग करने लगे, हिंसा के द्वारा उनका विरोध करने लगे। अंग्रेज़ों की मजबूरी हो गई कि वो देश छोड़कर चले जाएं, ठीक है। इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तो ये सब चरण उन्होंने बताए हुए हैं। और देखिए उन्होंने नए वर्गों के उदय की बात की थी कि विभिन्न प्रकार के बदलाव से आधुनिकीकरण जो है, शिक्षा आई, संचार बढ़े, अच्छी अच्छी सड़कें बनी, अच्छे अच्छे मकान बने, लोगों के रहने सहने का तरीका बदला, ठीक है, शैली बदली। और ब्रिटेन से लोगों का आना जाना हुआ, यहाँ के लोग लंदन, ब्रिटेन वगैरह पढ़ने जाने लगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। समाज में कई वर्ग जन्मे, जिसमें देखा जाए तो पहले क्या था, कृषक थे, जमींदार थे, और बहुत होता था तो मध्यम किसान हो जाता था, जो कि बिल्कुल खाने के लिए भी नहीं परेशान है वो, और उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो अपने परिवार का केवल भरण पोषण कर सके, उसको बचा नहीं पाता था, ठीक है। तो ये बात हुई कि ये सब वर्ग थे। लेकिन जब अंग्रेजी शासन आया तो बहुत से वर्ग, व्यापारी, साहूकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, ठीक है, उप व्यापारी हुए। व्यापारियों के यहाँ जो कार्य करते थे वो श्रमिक हो गए, जो फैक्ट्री में काम करते थे वो श्रमिक अलग हो गए। फिर इसी तरह से बहुत से वर्ग में भी वर्ग जन्मते चले गए, विस्फोट हुआ वर्गों का, ठीक है। फिर देखिए उन्होंने और भी जो बातें बोली हैं, फिर देखिए किसान संघर्ष और ग्रामीण परिवर्तन की बात उन्होंने कही है। इन्होंने ऐतिहासिक क्रम में कृषक आंदोलन की बात की कि कृषक आंदोलन जो था, इसके बाद जो कृषकों को रियायतें दी गई, उसमें वास्तव में अंग्रेजी शासन की शोषण की नीतियाँ थी, ठीक है, जिससे वो चाहते थे कि अमीर और अमीर बन जाए, गरीब जो है वो और गरीब बन जाए, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति होता था, जिसके पास बहुत ज़मीनें होती थी, जो ऊंची जाति का था और लोगों द्वारा सम्मान प्राप्त था, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जमींदार बना दिया जाता था और भी ज़्यादा ज़मीनें दे दी जाती थी। प्लस जो है ब्रिटिश सरकार से जो पुरस्कार मिलता था वो अलग, ठीक है। तो उनको और अमीर बना दिया गया, और जो गरीब लोग थे उनकी भूमि जो थे, भूमि को बांट दिया गया, ठीक है, और उनको भूमि का एक किराएदार बना दिया गया कि जब तक आप लगान देंगे तब तक भूमि आपकी है, जैसे ही आपने लगान देना बंद किया, भूमि जो है आपसे लेकर किसी और को दे दी जाएगी। तो ये वर्ग और भी ज़्यादा गरीब हो गया। एक तो अकाल कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, और अनाज होता नहीं था, और जितना होता था उससे बहुत ज़्यादा उनको लगान देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो उन्होंने देखा कृषक जो है बहुत संघर्ष किए, और ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, अमीर अमीर बनता गया और गरीब गरीब बनता गया, जिससे बहुत ज़्यादा संघर्ष की संभावनाएं बढ़ी, ठीक है, और ईर्ष्या और तनाव लोगों में उत्पन्न हुआ, जिससे जो है वर्गों के बीच मतभेद, तीखापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों से यदि मुक्ति पानी है, यदि समाज से सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स को दूर करना है, तो साम्यवादी पद्धति को समाज में लाने की आवश्यकता है, ठीक है। उनका जो संपूर्ण अध्ययन था वो पूंजीवाद, औपनिवेशिकवाद और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द ही था, ठीक है। फिर देखिए उनकी आलोचना किस आधार पर होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज के द्वारा आंदोलन का संचालन जो हुआ, उनका यह सिद्धांत एस.सी. दुबे की पुस्तक कम्युनिटी डेवलपमेंट में पहले ही वर्णित है। यानी इन्होंने जो चीज़ बताई हुई है वो एस.सी. दुबे में पहले ही बता दी थी, तो इनकी बात खारिज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने नकल किया, नकल शब्द नहीं यूज़ करना चाहिए, उन्होंने दूसरे से जो पहली बातें बता दी गई हैं उसको उन्होंने बताया, तो ये इनकी दी हुई अवधारणा नहीं है। इसके अलावा देखिए देसाई का कहना है कि यदि साम्यवाद को लागू कर दिया जाए, साम्यवादी शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया जाए, तो संघर्ष और तनाव दूर हो जाएगा, लोग सुखी हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने अभी बताया हुआ था आपको। तो एम.एन. श्रीनिवास ने उनकी इस बात का खंडन किया है और बताया है कि पश्चिम बंगाल में तो नक्सलवादी आंदोलन जब शुरू हुआ 1967 में, तो उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पर, ठीक है। तो कम्युनिस्ट सरकार के होते हुए भी ऐसा क्या हुआ कृषकों के साथ जो उनको हथियार उठाना पड़ा, ठीक है। तो इसी बात की उनकी आलोचना की जाती है कि जब साम्यवाद की स्थापना होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो साम्यवाद तो था पश्चिम बंगाल में, और कहीं नहीं आंदोलन हुआ, और कहीं नहीं किसान हथियार उठाने को मजबूर हुआ, वहीं पर क्यों,
ठीक है। तो इस तरह से देसाई की ये बात खंडित हो जाती है और लोग इनकी आलोचना भी करते हैं इसके आधार पर। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 में लिखी गई थी। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960 में लिखी गई थी। गांधीज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक्सरेड। फिर देखिए रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969 में। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, एसेज ऑन अर्बनाइजेशन एंड अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज़, ए पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवोल्यूशन। फिर देखिए ए प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, प्रेजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। फिर है इंडियाज़ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, अग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। तो फ्रेंड्स ए.आर. देसाई का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है और ए.आर. देसाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने इनको एक सिंगल लेसन में पढ़ाया है। इनसे मैंने रामकृष्ण मुखर्जी को नहीं मिक्स किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।